ठोकेगी ताल। और अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बस्तर में कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन पर भी जोरदार हमला बोला। वहीं प्रधानमंत्री ने चंद्रपुर में इस चुनाव को स्थिरता बनाम अस्थिरता के बीच का चुनाव बताया। अपनी चुनाव प्रचार मुहिम को और धार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र पहुंचे। बस्तर और चंद्रपुर की विशाल जनसभाओं में पीएम ने पिछले 10 वर्षों में देश में हुए विकास कार्यों को गिनाया। साथ ही भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण पर इंडी गठबंधन को भी खूब आड़े हाथों लिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में उमड़े विशाल जनसैलाब को संबोधित करते हुए पीएम ने जनजातीय कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र किया। गरीब कल्याण को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताते हुए पीएम ने कहा कि वो खुद गरीब परिवार से आए हैं, इसलिए उन्हें गरीबों की जरूरत का पता है। पीएम ने मुफ्त टीका, मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत और जनऔषधि योजना जैसे प्रयासों से आम जनता को बड़े पैमाने पर हो रहे लाभ का भी उल्लेख किया। कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन को भ्रष्टाचार पर घेरते हुए पीएम ने गारंटी दी कि जनता का पैसा लूटने वालों को जेल जाना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर आज कड़ी कार्रवाई हो रही है। यहां के युवाओं को जिन्होंने धोखा दिया है, उनकी तेजी से जांच चल रही है। हम नाराज होकर ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। प्रधानमंत्री ने रामनवमी को लेकर अयोध्या और देश भर में फैले उल्लास का भी जिक्र किया। बस्तर और चंद्रपुर दोनों ही जनसभाओं में प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का विरोध करने पर कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन को जमकर लताड़ा। कांग्रेस के शाही परिवार ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। कांग्रेस के जिन नेताओं ने इस कदम को गलत बताया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। और एकाध दो जो अगर वहां पहुंच गए प्राण प्रतिष्ठा में, प्रभु राम के चरणों में सर झुकाया, तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। ये दिखाता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद को पार कर सकती है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर अड़ंगा कौन लगाता था? अड़ंगा कौन लगाता था? कोर्ट में किस पार्टी के लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे? कौन सी पार्टी के वकील सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते थे कि राम मंदिर पर फैसला न सुनाए? किस पार्टी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का बहिष्कार किया? महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पीएम ने कहा कि पिछले 1 दशक में केंद्र की जन कल्याण योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को ही हुआ है। देश के विभाजन, कश्मीर समस्या, तुष्टीकरण के लिए आतंकियों को संरक्षण और लाल आतंक जैसी समस्याओं को पैदा करने के लिए पीएम ने कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम ने कहा कि आज देश में लाल आतंक का दायरा सिमटता जा रहा है। पीएम ने कहा कि जिस गढ़चिरौली की पहचान नक्सलवाद से थी, आज उसे विकास के लिए जाना जाता है। पीएम ने 2024 के लोकसभा चुनाव को स्थिरता बनाम अस्थिरता का चुनाव बताया। एक और भाजपा एनडीए है, जिसका ध्येय है देश के लिए कड़े फैसले लो, बड़े फैसले लो। दूसरी ओर कांग्रेस और इंडी गठबंधन है, जिसका मंत्र है जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ। इंडी गठबंधन ने हमेशा देश को अस्थिरता में झोंका है। बस्तर और चंद्रपुर दोनों ही जनसभाओं में पीएम ने 10 साल के अपने कामकाज का हिसाब भी दिया
और इंडी गठबंधन की नीतियों और नीयत पर सवाल भी उठाए। दशकों से चली आ रही देश की बड़ी समस्याओं का इलाज, गरीबों का जीवन आसान बनाने और देश को और नई ऊंचाइयों तक ले जाने की गूंज पीएम के संबोधन में साफ सुनी गई। बस्तर से धीरज और चंद्रपुर से शिशिर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो लगातार धुआंधार प्रचार जारी है सभी पार्टियों की तरफ से और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार रैलीज कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जुड़ चुके हैं और ज्यादा हम यही जो समीकरण है, यही जो चुनावी लड़ाई है, इसी पर बातचीत उनसे करेंगे। शेखर जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, धुआंधार प्रचार और जिस तरह की जो मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री ने जिन बातों की तरफ ध्यान दिलाया है, उन पर हम एक बार आपसे जानना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो इस बार का चुनाव है, स्थिरता बनाम अस्थिरता का चुनाव है। किस तरह की चुनावी लड़ाई आप देखते हैं, जबकि एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों में जो गठबंधन है वो भी बदले हैं और समीकरण भी बदले हैं? बिल्कुल रमा जी, जो हालत अभी देख रहे हैं, जहाँ भी इंडी गठबंधन की बात हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल का भी आप हालत देख लीजिए, कहीं पे कोई जॉइंट कैंपेन नहीं हो पाया अभी तक। देखिए, पहला चुनाव चरण आ रहा है अप्रैल 19 को। अभी तक उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए, कोई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोई जॉइंट रैली तक नहीं हुआ है और कई कैंडिडेट्स बदले जा रहे हैं और बड़ा चीजें स्पष्ट नहीं है एक तरफ। दूसरी तरफ आप देखिए, प्रधानमंत्री की लगातार कैंपेन एकदम फुल स्पीड में टॉप गियर में आ चुका है और साथ में जो सीट अलायंसेस कर दी है वो सब हो गया है, कैंडिडेट्स की घोषणा भी हो गई है। तैयारी से लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए का जो तैयारी है वो थोड़ा टॉप गियर में है। और यहाँ पे इंडी अलायंस में तो बड़ी बात सवाल है कि अलायंस बना या ना बना, क्या समझौता हुआ है, और आपस में कई इश्यूज पे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र ये कर दी है, बाकी पार्टीज अभी कर नहीं रहे, तो कोऑर्डिनेशन एक तरफ बिल्कुल ही नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए, सारे जो अलायंस है, बीजेपी के जितने घटक दल है, सारे मतलब एक मोड पे आ चुके हैं, यानी इलेक्शन मोड पे आ चुके हैं। पीएम जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, जहां इंडिया कैंडिडेट्स है, बाकी पार्टीज कैंडिडेट है, उनको भी वहां पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और जो मुद्दे बड़े साफ है कि पिछले 10 साल के बड़े फैसले, विकास, और आगे 10 साल में जो रास्ता भारत अपनाएगा विकसित भारत के लिए, और जो बात बार बार पीएम कह रहे हैं कि 100 दिन में जैसे ही नया सरकार आएगी, 100 दिन में जो बड़े फैसले ले जाएंगे, उस पर भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बड़ा कैंपेन शुरू होने वाला है। और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आज भी भ्रष्टाचार को लेकर कई बातें सामने रखी है। समाज जी, बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें सामने रखी हैं, लेकिन उसी भ्रष्टाचार को लेकर जो इंडी गठबंधन के दल हैं वो कई तरह की आशंकाएं भी जताते हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस तरह से आपने बताया कि जो एनडीए गठबंधन है, अगर प्रचार कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं, तो इसमें आगे निकलता हुआ दिखाई देता है। इंडी गठबंधन ये क्यों पिछड़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, मतलब एक मजबूरी से तो एक आगे, लेकिन जो केमिस्ट्री जो बनना था वो केमिस्ट्री अभी बना नहीं। वो अखिलेश यादव कीजिए या मतलब अखिलेश यादव भी देख रहे हैं कि भाई राहुल जी से उनका भी कई चीज़ों पर एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। जॉइंट कैंपेन के लिए वो भी बड़े इच्छुक नहीं है, कह रहे हैं भाई पहले हम समाजवादी पार्टी के देखें। और समाजवादी पार्टी के अंदर भी कई बातें हो रही है, भाई कैंडिडेट बदलना पड़ रहा है। अभी देखिए, शिवपाल यादव जी ने बदायूं में एक चुनाव लड़ने को मना कर दिया था, वो चाह रहे हैं वो टिकट अपने बेटे को दिया जाए। रामपुर में कैंडिडेट चेंज हुए हैं। देखिए, कई जगह पे कैंडिडेट चेंज हो रहे हैं। मतलब समाजवादी पार्टी की भी बात कर रहा हूँ जी। मतलब विपक्ष को लग रहा है कि भाई उनके सामने बहुत कुछ चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, और एक प्रकार से जॉइंट ये दिखा नहीं पा रहे जी। कहीं ना कहीं शेखर जी, जो निजी हित हैं वो लगता है कि आड़े आ रहे हैं, लेकिन इसका क्या कुछ असर इन चुनावों में देखने को मिल सकता है? देखिए वोटर के सामने जो विकल्प क्या है। देखिए, एक तो बीजेपी है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की बात है, जो 10 साल में क्या हुआ है, क्या क्या उपलब्धियां हुई है और आगे जाके क्या क्या होने वाला है, वो एक तरफ है। दूसरी तरफ उनके लिए विकल्प के नाम पे उनको सामने कुछ नजर नहीं आ रहा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी को हम ना चुनेंगे तो और किसको चुनेंगे?
किस नेतृत्व को हम सपोर्ट करेंगे, वो नेतृत्व हमारे लिए क्या ऑफर कर रहा है। देखिए, जो विवाद अभी शुरू हुआ है कांग्रेस मैनिफेस्टो को लेकर, जो बातें कही गई है, जो जो प्रोमिसेस किया जा रहा है, क्या वो वाकई इंप्लीमेंट हो सकता है कि क्या कांग्रेस के जो जितने बातें उसमें बाकी घटक दल उसको समर्थन करेंगे। और बंगाल ले लीजिए, बंगाल में तो ममता ने कांग्रेस को कहीं पे नहीं लिया है। और जो मुद्दे, कई मुद्दे पर देखिए बड़े मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष चुप है, और कांग्रेस का बार बार वही पुराने फॉर्मूले पे जाना, भाई जाति के आधार पर सेंसस कराना, या मतलब हम ये करेंगे, ऐसी भी घोषणाएं हैं जिसको लेकर लगता है कि इतनी धनराशि क्या इस देश में है, आप सब हर परिवार को 1 लाख दे देंगे। तो ऐसे भी प्रोमिसेस है जिसको लेकर वोटर के मन में आशंका आता है, क्या ये वाकई ये जो बातें कह रहे हैं ये क्या कोई इंप्लीमेंट हो सकता है। तो ऐसी वादे किए जा रहे हैं जो आपको पता है कि जमीन पर नहीं होगा। इम्प्लीमेंटेशन की शेखर जी आपने बात की है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर जो बहुत सारे ऐसे वायदे हैं जिनमें फ्री बीज की बात थी, जिनमें इस तरह की रेवड़ियां बांटने की बात थी, वहां पर जो वादे हैं वो पूरे नहीं हो पाए हैं। डीके शिव कुमार ने कर्नाटक में खुद ही इस बात की तस्दीक की, उन्होंने खुद ही कहा कि जो विकास निधि है उसमें योगदान नहीं दे पाएंगे क्योंकि भार जो है वो बढ़ गया है। इसके अलावा भी अगर आप हिमाचल देख लीजिए, अगर आप पंजाब देख लीजिए, तो ये जो राजनीति है कि वायदे करके वोट बैंक हासिल करें, चाहे किसी भी दल हो, सभी दल वायदे करते हैं और सभी दल थोड़ा बहुत इस तरह की बातें करते हैं। क्या इस बार वोटर के मन में आप लगता है कि जागरूक है मतदाता, इस चीज पर भी ध्यान दिया जाएगा, इसका भी जो वोट बैंक है उस पर असर पड़ेगा? देखिए, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ था राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां भी कई वादे किए गए थे, लेकिन वोटर ने उसको माना नहीं। वोटर को लग रहा था कि ये सारे चीजें कांग्रेस बस इलेक्शन की कारण ये कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो बातें बीजेपी ने कहा, जो बातें प्रधानमंत्री ने रखा, जो बात को लेकर प्रधानमंत्री कह रहे हैं भाई मैं गारंटी दे रहा हूं, जो बीजेपी की बात, उस पर लोगों को विश्वास ज्यादा है। मैं उदाहरण के दे रहा हूं, देखिए हिमाचल चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर इतनी बातें की गई थी। अब देखिए कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है 2024 चुनाव में, ओल्ड पेंशन की एक उसकी कुछ मेंशन ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है उस पर। इसका मतलब है कांग्रेस को भी महसूस हो रहा है भाई बड़े प्रोमिसेस हम कर देंगे लेकिन हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। मैं केवल वोटरों को, और वोटर में भी कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को आप लुभाना चाहते हैं, भाई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा होगा, ऐसा होगा। जो हर जो समस्या देश के सामने है, उस समस्या कांग्रेस के समय में भी था, उसको लेकर कांग्रेस ने क्या क्या, ये बात जो बीजेपी उठा रही है, हर मैं देख रहा हूँ रमा जी, देखिए अब कच्ची तुई की बात इतनी क्यों हुई जी? इसलिए हुई जब वो द्वीप दिया गया था, उस समय शासन में कांग्रेस शासन दिल्ली में थी और डीएमके तमिलनाडु में, लेकिन उसको कभी जिक्र नहीं करते। बार बार पार्लियामेंट में भी प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछ रहे थे भाई कच्ची द्वीप के वापस ले आएंगे, हमारे मछुआरों को कब ये देंगे। इसीलिए तो ये आरटीआई का सारा ये आया, जिसपे पता चला भाई दिए तो इन लोगों ने, लेकिन सवाल पूछ रहे प्रधानमंत्री से जी। और तो देखिए ये बार बार ये आरोप भी लगता है बीजेपी पर, देखे इतनी बड़ी सेंसिटिव है हमारी विदेश नीति, उसको क्यों इलेक्शन में ला रहे हैं। भाई आप ही का ही ये डिमांड है ना ऑपोजिशन का, डीएमके तमिलनाडु में इसी को मुद्दा कई सालों से बना के रखे। देखिए जब फैक्ट सामने आता है तब बड़ा क्लियर होता है भाई जिस समस्या का मूल कारण इन लोगों का फैसला है, उस पर चुप्पी साध कर ये मुद्दे उठाते। बिल्कुल, एक बड़ा फैक्ट ये भी है कि ये राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ भी मामला है। शेखर जी आप बने रहे हमारे साथ, आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन कार्यक्रम में हम ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।